हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बोर्ड्स क्लास सीरीज के अंदर एक और नए लेक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि आपको क्या ये बोर्ड सीरीज एकदम बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रही है? सारी बातें आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर इन क्लासेस को देख रहे हैं, अच्छे से इनके अंदर वो छोटी छोटी बारीकियां आपको बढ़िया से समझ में आ रही है, जो आपके बोर्ड एग्जाम को टॉप करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प देगी। ये क्लासेस यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड सब तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। वैसे तो हम यहाँ पर ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए चला रहे, लेकिन आरबीएसई बोर्ड बाकी बच्चे भी इस क्लास को बढ़िया से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेटा इन बोर्ड क्लासेस के अंदर जो सिलेबस है वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड। सब जगह पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें चलती है, तो आपको ये परेशान बिल्कुल नहीं करेगा कि ये क्लासेस हमारे लिए है या नहीं है। सब बोर्ड्स के बच्चे ये क्लास देख सकते हैं। मैंने देखा था पिछली क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा। राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी ये देख सकते हैं। मैं खुद राजस्थान से पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा है कि ये वाला सिलेबस वो एकदम बिल्कुल सेम है, तो टेंशन मत लो। दोनों जगह क्या चलती है? एनसीईआरटी चलती है, तो आप बढ़िया से देख सकते हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं यहाँ पर आज की इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या क्या जानकारी है जो हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर मोलरता के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मोलरता के बारे में। तो क्या होता था मोलरता, एक बार बढ़िया से उसका रिवीजन में करवा देता हूं ताकि हमें आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आए। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता था? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में क्या कहलाता था? ये मोलरता कहलाता था। और अगर आयतन किस में दे रखा हो? एमएल में दे रखा हो तो एन बाई वी। अगर आयतन एमएल में दे रखा है तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देते थे। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता था? विलेय के ग्राम तुल्यांक। ऊपर क्या आते थे? ग्राम तुल्यांक। ऊपर आते थे ग्राम तुल्यांक बटे में विलयन का आयतन आता था। अगर एमएल में दे रखा है तो 1000 से गुणा कर देंगे। अच्छा, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते थे? विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, इसको निकाला जाता था। विलेय का ग्राम में भार बटे उसका तुल्यांकी भार इंटू में आयतन अगर एमएल में है तो यहाँ पर 1000 लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? और यहाँ पर जो तुल्यांकी भार था, ये तुल्यांकी भार कैसे निकलता था? अणु भार मतलब मोलर द्रव्यमान बटे एन कारक। क्या ये सारी की सारी बातें आपको बढ़िया से अच्छे समझ में आई थी? इनके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो पिछले लेक्चर के दौरान हम इन पर बातें कर रहे थे, बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर इन सारी बातों को आज भी अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो सब बच्चों को बढ़िया से ये देखना है भैया, एकदम धाकड़ तरीके से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है यूपी बोर्ड के बच्चे बढ़िया से अच्छे से इन क्लास को देख रहे होंगे और अपना भोकाल बना रहे होंगे। ठीक, तो आप सब बच्चों को आज का ये लेक्चर भी बढ़िया से देखना है, सारी बातों को बढ़िया से देखते हुए क्लियर करना है। तो यहां पर अब हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आया हूं भैया। आज भी मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आया हूं। होमवर्क के क्वेश्चंस आपको बढ़िया से काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको समझने में काफी ज्यादा सहूलियत देंगे। तो आज हम बात करें, सबसे पहले तो निम्नलिखित में प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना करूं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलरता ज्ञात करनी है। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है .6H2O, ठीक है, ओके, के 3.4 लीटर विलयन में घुला हुआ हो, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है? आपको मोलरता ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml से तनु करने पर फिर यहां पर विलयन बनेगा, उसकी मोलरता क्या होगी? क्या आप यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एक बार आप इनको ट्राई कीजिए, फिर अगली क्लास में मैं आपको इनको बताऊंगा। ठीक है, पहले कोशिश आपको लगानी है, बढ़िया से अच्छे से जद्दोजहद कर लगाना है कि कैसे हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको क्रैक करना है बेटा, तो याद रखिएगा आपको केमिस्ट्री में 95 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना है, तभी मजा आएगा।
तभी भोकाल बनेगा और तभी आप बढ़िया से अच्छे से नीट के एग्जाम को, या आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल करके जेई का एग्जाम देने वाले होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो बोर्ड में सबसे सेम ही आता है, फिजिक्स भी सेम ही आता है, बोर्ड्स भी सेम ही आता है, तो मैथ वाले बच्चे भी इन क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस लगाना बढ़िया क्वेश्चन है, आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बढ़िया से लगाइएगा, सोचिएगा कैसे कर सकते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। अब आज आगे बढ़ते हैं। आज ये क्वेश्चन जैसे कि देखोगे 2.5 इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो मोललता भी पढ़ा नहीं है तो बाद में करेंगे, पहले हम आगे के टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे नॉर्मलता के बारे में, ठीक है, तो यहीं से बात हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहीं से बात खत्म हुई थी तो यहां से ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो नॉर्मलता के हमने इसका फॉर्मूला देख लिया था, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, इसके हर एक छोटे छोटे बात को क्लियर कर लिया था, और हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था कि ग्राम में भार बटे तुल्यांक भार इंटू में विलियन का आयतन ml में, और यहां पर गुणा किया था 1000 से, और हमने ये देखा था कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार बटे n कारक, अणु भार बटे n कारक। और मैंने ये n कारक की गणना करना भी तुम्हें सिखाया था। मैंने आपको क्या सिखाया था? n कारक की गणना, n कारक की गणना, n फैक्टर की गणना करना भी सिखाया था। अब n कारक की गणना कैसे करते हैं दोस्तों? अब n कारक की गणना कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको बोला था कि किसी तत्व के लिए n कारक क्या होता है? n कारक होता है उसकी संयोजकता, n कारक होता है उसकी संयोजकता। यस और नो बोलो कमेंट बॉक्स में। n कारक होता है संयोजकता। फिर किसी आयन के लिए n कारक, कोई आयन है, उस आयन का n कारक क्या होता है? उस आयन पर उपस्थित कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। क्या होता है बेटा? कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। ये n कारक का काम करे। क्लियर है मामला? और तीसरी बात फिर मैंने आपको पढ़ाई थी अम्ल के लिए, अम्ल के लिए, अम्ल के लिए n कारक या n फैक्टर क्या होता था? वह अम्ल कितने H प्लस आयन त्यागता है। जल में जो अम्ल जितने H प्लस आयन त्यागेगा वही उसकी क्षारकता कहलाती है, और वह क्षारकता ही उसका n कारक का काम करती है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। क्या मेरी बात क्लियर है? और सेम इसी तरीके से यहां पर बेटा होता है क्षारों के लिए। कोई क्षार है, अब मुझे बताओ क्षार के लिए n कारक क्या हो सकता है? अगर अम्ल के लिए H प्लस आयन है तो क्षार क्या करता है? OH माइनस आयन त्यागता है। क्षार क्या करता है? OH माइनस आयन त्यागता है। तो उसके अंदर जितने OH माइनस आयन होंगे वही उसका n कारक कहलाता है। तो ये होता है OH माइनस आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या। क्या ये इसका n कारक कहलाएगा? क्या ये इसका n कारक कहलाएगा? बोलो, समझ में आया? तो अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बढ़िया से अच्छे से देखेंगे, सारी बातों को लगाएंगे और समझते हुए कंप्लीट। डन है मामला? डन है मामला। तो जैसे कि देखो ध्यान से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, n कारक पर आधारित, सोचना कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें लगानी है, कैसे हम नॉर्मलता वगैरह ये ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। तो जैसे कि देखो यहां पर एक क्वेश्चन में लेता हूं, एक क्वेश्चन में लेता हूं, अच्छे से आपको लगाना है, बढ़िया से दिमाग में बिठाना है, अच्छे से यहां पर आपको देखना है। ये मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र का आयतन है, इस पात्र का आयतन है, इसमें विलियन भरा हुआ है, इस विलियन का आयतन है, सपोज करो यहां पर इस विलियन का आयतन है आपके पास 50 ml, 50 ml विलियन है हमारे। ठीक है, और इस 50 ml विलियन के अंदर, इस 50 ml विलियन के अंदर मैंने मान लो यहां पर भरा हुआ है, मैंने मान लो इसमें भरा हुआ है 196 ग्राम H2SO, ये इसके अंदर भरा हुआ। तो आपसे मैं बोल दूं इस विलियन की नॉर्मलता कितनी?
क्या हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं? यहां पर हमें बोला गया है कि यहां पर 500 ml विलियन है NH2SO4 का, जिसकी ग्राम में मात्रा इतनी है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी? तो एकदम सिंपल तरीके से यहां पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व किया जा सकता है? सबसे पहली बात, यहां पर आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? अब ग्राम में भार दे रखा है, तो ग्राम में भार क्या होता है? डब्लू बटे तुल्यांकी भार, इंटू में विलियन का आयतन ml में, इंटू में आ जाएगा 1000। क्या ये फॉर्मूला लगा दें? तो ग्राम में भार डब्लू तो आप दे रखा है 190। अब तुल्यांकी भार कैसे निकाले? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ग्राम में भार तो दे रखा है 196, तुल्यांकी भार क्या होता है? अणु भार बटे एन कारक। ये क्या होता है? अणु भार बटे एन कारक। यस और नो? अब H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार कितना होता है? तो अगर आप इसके 1 मोल का भार चेक करेंगे तो आप यहां पर बढ़िया से इसको निकाल पाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बेटा 98 ग्राम प्रति मोल। 1 मोल का भार आ गया, यही मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहां पर m का मान तो आ गया 2, लेकिन m का मान तो आ गया बेटा आपके पास 98। अब यहां पर ये जो n कारक है, ये n कारक क्या है? ये n कारक क्या है? n कारक है यहां पर H2SO4 क्या है? अम्ल है। अम्ल कैसा है? ये 2H प्लस आयन देता है, द्विक्षारकीय है, द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है, तो इसके लिए n कारक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो क्या यहां पर ये रख देंगे और चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या? बोलो। डन, बहुत बढ़िया। तो यहां पर तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? अणु भार बटे एन कारक। अणु भार कितना है? 98। एन कारक कितना है? 2 है। ठीक है मामला, एकदम एकदम मामला ठीक है। ओके, हाँ, डन। अब यहां पर इनटू में क्या दे रखा है? यहां पर आयतन दे रखा है 50 ml, इनटू में लगा देंगे यहां पर 1000 ml में दे रखा था, इसलिए 2 को पलट करके ऊपर ले जाओ, ये 196 अपॉन में ये आ जाएगा 98, इनटू में ये आ जाएगा 1000, ये 2 पलट करके ऊपर चला गया, 50 नीचे। बस इसको सोल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, 98 का जस्ट दुगना होता है क्या? क्या 196? 98 का जस्ट दुगना होता है क्या 196? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्या ये 50 कट जाएगा क्या बेटा? 5 से कट जाएगा क्या? 100 कितनी बार? ये कट जाएगा 20 बार। तो ऊपर क्या बच गया? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 20 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 80। क्या ये आ जाएगा 80? क्या ये यहां पर 80 आ जाएगा बेटा? तो अब यहां पर ये मेरे पास आ गया 80 नॉर्मल आ गया, 80 नॉर्मल आ गया। क्या नॉर्मलता निकल गई है? 80 नॉर्मलता, या फिर 80 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, मतलब 80 ग्राम तुल्यांक है 1 लीटर में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया? क्या न्यूटन नहीं है भैया, ये फिजिक्स वाले न्यूटन बाबा नहीं है, ये है आपके पास नॉर्मलता। नॉर्मलता का मात्रक सिंपल सा n। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया क्या? ये छोटी छोटी जानकारियां बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना? अब एक क्वेश्चन में आपको घर से करने के लिए दूंगा, जिसमें आप नॉर्मलता ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे आपको सोचना है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर यही क्वेश्चन मैंने बदल दिया, यही क्वेश्चन मैंने बदल दिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। यहां पर मैंने दे दिया बेटा आपको, यहां पर मैंने दे दिया आपको n/10, n/10। ठीक है, n/10 का मतलब 1/10 नॉर्मल, 1/10 इसकी नॉर्मलता है। n/10 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 150 ml का विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यक मात्रा होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होगी। देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इस बार नॉर्मलता दे रखी है और पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा। इसकी मात्रा कितनी होगी, मतलब इसका भार कितना लगेगा। नॉर्मलता दे रखी है, आयतन दे रखा है,
बाकी आपको खुद का दिमाग लगा करके यहां पर इसका भार ज्ञात करना है, वही आपका फाइनल आंसर है। कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगली बात आती है, अब अगली बात आती है कि सर मोलरता पढ़ लिया, नॉर्मलता पढ़ लिया, क्या इनमें कोई संबंध होता है? यस, इनमें एक संबंध होता है। तो देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, एवं नॉर्मलता में संबंध। बेटा मोलरता होता है कैपिटल एम और नॉर्मलता होता है कैपिटल एन। इनमें संबंध क्या होता है? एन का, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला देखेंगे और नॉर्मलता का फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर जब आप ई का मान भी रख देते हो अणुभार, तो एन कारक ऊपर आ जाता है। तो यहां पर इसका सिंपल सा संबंध होता है बेटा, मोलरता बराबर होता है, मतलब नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा एन कारक, ये संबंध। और इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, नानी और मम्मी में कौन बड़ी होती है? नानी बड़ी होती है। तो नानी की उम्र मम्मी की एक्स गुना रहेगी, मम्मी से तो कुछ दुगनी एज होगी ना, दुगनी होगी, डेढ़ गुनी होगी, कुछ तो एज होगी, ठीक है। तो नानी बड़ी होती है मम्मी की, मम्मी का एक्स गुणा नानी की उम्र होती है, ठीक है। तो मम्मी बराबर नानी बराबर मम्मी गुणा एक्स, नानी बराबर मम्मी गुणा एक्स, एक्स मतलब एन कारक। क्या ये बात समझ में आ जाएगी आपको बढ़िया से? बोलो प्यारे रसगुल्लो, हर एक बात को बढ़िया से अच्छे से समझना है, हर एक बात को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम निखर करके बाहर आएंगे। बोलो बोलो, समझ में आया क्या? बढ़िया से अच्छे से सारी बातें एकदम क्लियर हुई क्या? चल, तो ये बात हमने देख ली। अब अगली कहानी, अब अगली कहानी, अब अगली। तो मोलरता नॉर्मलता ये वाला पार्ट डन हो गया। अब जैसे कि देखो इस पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको दिया गया 1.5 1.5 मोलर H3PO4 की मोलरता दे रखी कि नॉर्मलता हो, कि नॉर्मलता। अब ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता निकाल लिया। तो अब देखो ध्यान से, करना तो बहुत आसान है भाई, नानी बराबर क्या होता है? मम्मी गुणा एक्स, एक्स क्या है? एन कारक। अब एन कारक H3PO4 का कितना होता है? तो H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल होता है, ये होता है बेटा H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। और फॉस्फोरिक अम्ल होता है त्रिक्षार के 3 H प्लस आयन देने वाला। तो जैसे ही ये जल में टूटेगा बेटा, जल में डालते हैं तो 3 H प्लस आयन देता है और फॉस्फेट आयन अलग कर देता है। तो एन कारक कितना हो गया इसका? 3 रख दो। मोलरता कितनी दे रखी है? 1.5 इंटू 3 कर दो, 4.5 आ जाएगा नॉर्मल। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोलरता दे रखी हो तो नॉर्मलता ज्ञात की जा सकती है, नॉर्मलता दे रखी है तो मोलरता ज्ञात की जा सकती है, दोनों इजी वे में सोल्व की जा सकती। समझ में आया क्या? सब बच्चों को क्लियर हुआ क्या? हर एक छोटी छोटी जानकारी आप बढ़िया से क्लियर कर पा रहे हैं कि बेटा तो ही मजा है, यही तो मजा आपको चाहिए बढ़िया से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। और ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए बेटा मजा आ जाएगा आपको, एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। समझ में आया? अब आगे, अब हमने नॉर्मलता पढ़ लिया, अब अगली हमारी इकाई आएगी मात्रक की मोललता। मोललता जिसका क्वेश्चन शुरुआत में था, ठीक है। तो अब पहले हम पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों मोललता के बारे में। मोललता, मोलेरिटी, स्मॉल एम। तो क्या होता है मोललता? क्या होता है मोललता? इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, मोललता को देख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अभी तक दोनों के दोनों सांद्रता पदों में हमने क्या लिया? 1 लीटर विलयन लिया। यहां पर विलयन की बजाय हम लेते हैं विलायक। सिर्फ विलायक में कितना विलय उपस्थित है वो हमें देख, और विलायक का भी भार। यहां पे मेरे पास ये पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या है? यहां पर विलायक है।
विलायक मैंने ले लिया 1 किलोग्राम, विलायक ले लिया 1 किलोग्राम। इसमें कितने विलेय के मोल उपस्थित? भाई विलायक और विलेय मिलेगा तो क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। तो हम तो यहां पर देख रहे हैं कि भैया 1000 ग्राम विलायक मैंने लिया, उसमें कितने विलेय के मोल है। मैं टोटल विलियन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल विलायक विलायक के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसकी परिभाषा होती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल मोललता कहलाता, मोललता कहलाता, मोललता कहलाता। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक के अंदर कितने विलेय के मोल है, यही उसकी मोललता कहलाती है। परिभाषा एकदम सिंपल है। अब यहां पर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल, तो फॉर्मूला बन गया ना मोललता का। मोललता का हमारे पास यहां पर एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार डब्लू विलायक, डब्लू विलायक किसमें? किलोग्राम में। ठीक है क्या मामला? क्या ठीक है क्या मामला? क्लियर है क्या मामला? तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो 1000 से गुणा कर देंगे, अगर ग्राम में दे रखा होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। डब्लू विलायक, विलायक का भार ग्राम में दे रखा होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? एकदम मस्त तरीके समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। डन, डन। अब इसका एक और फॉर्मूला लिख लो, चलो, वरना फिर सोचोगे कि सर ये कहां से आया। ठीक है, एन बाई डब्लू विलायक भार, अणुभार नहीं है, केवल भार। अगर ये ग्राम में दे रखा है बेटा तो यहां पर हम 1000 से गुणा कर देंगे। क्या यहां पर मोललता आ जाएगी क्या? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। एक क्वेश्चन हम करते हैं। आपको दे रखा है 10% ग्लूकोज भार, मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता दे रखी है। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत 10% हो तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, या फिर कुछ और मात्रा दे रखी है तो उसको कैसे डील करेंगे? तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझने में आनी चाहिए। जैसे कि अब ट्राई करते हैं, जैसे कि हम पहले ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है, 10% डब्लू बाई डब्लू, 10% डब्लू बाई डब्लू ग्लूकोज, ग्लूकोज के विलयन की मोललता ज्ञात कर, मोललता ज्ञात कर। कैसे करेंगे? हमें दे रखा है 10% डब्लू बाई डब्लू, तो पहले इसको सोचना पड़ेगा ना भैया, कैसे यहां पर क्या क्या चीजें लगेगी। तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है बेटा कि 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब क्या है। सर इसका मतलब एकदम सिंपल है, मैंने कि क्या है कि यहां पर 10%, परसेंट मतलब प्रति 100, मतलब 100 में 10, 100 में 10, ऊपर भी भार नीचे भी भार, मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज, मतलब टोटल अगर 100 है उसमें 10 ग्राम है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो क्या विलेय का भार पता चल गया? ठीक है, विलायक का भार यहां पे काम आता है। तो विलयन का टोटल भार कितना है? 100 ग्राम। विलेय कितना है आपके? 10 ग्राम। तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम हटा देंगे तो 90 ग्राम क्या आ जाएगा? आपका विलायक आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो अतः विलायक का भार, अतः विलायक का भार, विलायक का भार, टोटल भार 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 10 ग्राम माइनस कर दोगे तो 90 ग्राम आ जाएगा क्या? ये विलायक आ गया।
तो क्या मोललता ज्ञात की जा सकती है क्या? बोलो प्यारे बच्चों, क्या मोललता ज्ञात की जा सकती है क्या? हाँ या ना? अच्छे से बताइएगा कितना फाइनल आंसर आ रहा है, बताओ। पहले तुम ट्राई करो बढ़िया से, अच्छे से क्या आएगा इसका आंसर। तब तक मैं यहाँ पर फॉर्मूला जमाता हूं। ऊपर मोल आते हैं, नीचे विलायक का भार आता है, और ग्राम में दे रखा हो तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर दे। ठीक है, अब एन विलेय के मोल, मोल कैसे निकालते? ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में भार ग्लूकोज का 10, अणुभार कितना होता है बताओ आप मुझे। मैंने सिखाया था, अगर किसी बच्चे को परमाणु भार अणु भार निकालना नहीं आता है तो उसके लिए बेटा मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है जिसमें परमाणु भार कैसे निकाले, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, वो बेसिक चीजें सिखा रखी है। तो अगर आपको बढ़िया से वो चीजें सीखनी है तो जाइए हमारे उस बेहतरीन लेक्चर को देख करके आए। ठीक है, ओके। तभी तो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, तहलका मचेगा। हाँ जी, ग्राम में भार 10, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, कितना होता है 180, ग्लूकोज का अणुभार होता है बेटा 180 ग्राम प्रति मोल। हाँ जी, ओके। विलायक का भार कितना दे रखा है यहाँ पर 90। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इसको सिंपल कर लो। ठीक है, 10 नीचे आ जाएगा 180 इनटू में 90, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 100, नीचे बच जाएगा यहाँ पर 9 और 18। हाँ जी, 18 नाम कितने होते हैं? 18 नाम होते हैं 162, 162। अब भाग लगा लो। ठीक है, अगर मैं दो से काट दूंगा ये कट जाएगा 50 बार, 2 से काट दूंगा ये कट जाएगा 81 टाइम्स। तो 5 बटे नहीं 50 है ना, तो 50 बटे 81 आ जाएगा, 50 बटे 81 आ जाएगा। और 50 बटे 81 को सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा मुझे बताओ। 50 बटे 81 को अगर हम सोल्व करेंगे बेटा, तो यहां पर अगर हम सोल्व करें 50 बटे 81 को, तो ये आ रहा है 0.617। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.617 मोलल। मोलल, अच्छा, क्या ये आंसर आ जाएगा? हाँ या ना, मोलल, क्योंकि हम मोललता ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसका मात्रक नहीं बताया, मात्रक भी बता दूंगा, मोलल होता। तो क्या ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं? कोई आपको यहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मात्रक पे बात चल रही है तो पहले मात्रक देख ही लेते हैं। हाँ जी, मात्रक ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है ग्राम, नीचे क्या है विलायक का भार किलोग्राम में। तो इसका मात्रक हो गया मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। हाँ या ना? और मोल प्रति केजी को आप मोलल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोलल भी लिख सकते, मोलल भी लिख सकते हो, ये इसका मात्रक। हाँ या ना? जैसे कि 1 मोल 1 किलोग्राम में तो मोललता 1 आ जाएगी, 2 मोल 1 किलोग्राम में 2 मोललता आ जाएगी, 3 मोल 1 किलोग्राम में 3 मोलल, 4 मोल 1 किलोग्राम में 4 मोलल। समझ में आ रहा है? तो 1 मोलल का मतलब 1 मोल 1 किलोग्राम में, 5 मोलल का मतलब 5 मोल, 0.617 मोलल का मतलब कि सर 1 किलोग्राम में 0.017 मोल विलेय है। ये समझ में आ गया? तो यहां पर ये मात्रक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने शुरुआत में देखा था, मोललता वाला, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। देखिएगा जरा। हाँ जी, कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा। अब इस क्वेश्चन को हम सोचें, क्या क्या चीजें हैं आपको यहां पर दी हुई है, उनको बढ़िया से देखना है, इस्तेमाल करना है, आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला भी दे रखा है, ग्राम में भार अणु भार यहां से निकाल लेंगे। 75 ग्राम बेंजीन में उसको घोला गया है, तो बेंजीन का भार, बेंजीन विलायक का काम करेगा, तो मोललता ज्ञात करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार दे रखा है 2.5, अणु भार इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल के अंदर कार्बन कितने? 2 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 तो 2 का हो गया 24।
24 और 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक, 24 और 4 हो जाएगा 28, हो गया 28। अब ऑक्सीजन कितने यहां पर, तो एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 32 और 28 होता है 60, तो यहां पर आ जाएगा 60, 75 ग्राम। विलायक का भार इनटू में आ जाएगा यहां पर 1000। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? दशमलव हटा देंगे, एक जीरो और लगा देंगे। सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब इस चीज को आपको बस सिंपल सोल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से फिर एक जीरो कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 250, ऊपर बच जाएगा 250, नीचे बच जाएगा 6 गुणा 75। बोलो, क्या मामला समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से। अब और देखो, 25 तिया 75, 25 25 ढाई 250, तो ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 18। क्लियर है मामला? तो ये चलेगा 0.555, ठीक है। एक ये चलेगा बेटा आपके पास पॉइंट, ठीक है, दशमलव लगाओगे एक जीरो लगेगा, 0.55 मोलल के आसपास ये वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप बढ़िया से अच्छे से इन सारी वैल्यूज को देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ में आपको ऑटोमेटिकली बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मोलरता नॉर्मलता वाला ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्या? अरे बोल प्यारे, समझ में आया क्या? डन डना डन डन, डन डना डन डन। अगली बात, अगली बात, तो अब मोललता भी हमने देख लिया, हमने मोललता भी देख लिया। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है कुछ और चीजों को जानने की, कुछ और चीजों को समझने की। उसमें अगली है, आती है हमारे पास मोल प्रभाज। अगला आता है हमारे पास मोल प्रभाज, या मोल प्रभाज पढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम। पीपीएम के पदों में सांद्रता, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम के पदों में सांद्रता कैसे याद करते हैं? एक मिलियन में कितना होता है, बस प्रतिशत में 100 से गुणा करते थे, यहां पर 1 मिलियन से गुणा करते। प्रति मिलियन प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति 100, प्रति मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब है 10 की घात, समझ में आया? तो 1 मिलियन का मतलब, जैसे किसी के सब्सक्राइबर 2 मिलियन है, कितना हो गया? 20 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। समझ में आया? ऐसे ही चलता है। ओके, तो अब यहां पर देखो, पीपीएम के पदों में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, पीपीएम के पदों में सांद्रता ज्ञात करने के लिए आप भार प्रतिशतता भी ले सकते हो, आयतन प्रतिशतता भी ले सकते हो, भार आयतन प्रतिशतता भी ले सकते हो। बस पीपीएम के पदों में ज्ञात करना है, 10 की घात 6 से गुणा कर दो। तो देखो ध्यान से, अगर आपको ज्ञात करना है W/W, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर विलेय का भार ग्राम में, नीचे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका विलयन का भार ग्राम में, गुणा में आ जाएगा 10 की घात 10 की पावर 6। सेम इस तरीके से अगर मैं बात करूं, V/V, विलेय का आयतन ml में, अपोन में विलयन का आयतन ml में, इनटू में 10 की घात 6, ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली W/V, W/V, तो यहां पर आ जाएगा विलेय का भार ग्राम में, अपोन में विलयन का आयतन
ml में इनटू में आ जाएगा 10 की घात 6। क्या ये तीनों की तीनों बातें समझ में आ गई क्या? जहां पर हम पहले क्या कर रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे, अब 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे वहां, बस और कुछ नहीं, चीजें वही है पहले की जैसे, बस अब 10 की घात 6 से गुणा। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? आपको अब दे क्या रखी उस हिसाब से वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। विलेय बटे विलियन, विलेय बटे विलियन, विलेय बटे विलियन, ठीक है। ग्राम में भार बटे आयतन, ग्राम में भार आयतन, आयतन बाहर भार, ठीक। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, तो ये भी करा जा सकता है। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और नीचे बेटा देखो ध्यान से, क्लास तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा यहां पर मुझे सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट ये कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें हैशटैग यूपी बोर्ड, और स्पेस ना दें, हैशटैग यूपी बोर्ड एकदम साथ रखना है, स्पेस नहीं देना है, अलग से कलर दिख जाएगा उसका, नीला कलर हो जाएगा, ठीक है। हैशटैग राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हैशटैग एमपी बोर्ड, आपको एकदम साथ मिलाकर लिखना। हैशटैग बिहार बोर्ड, हैशटैग छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहां पर आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, एमपी से, ये हमें पता चले। और यहां पर ये आप हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, चलिए जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको जरूर यूज करना है। अब देखो दोस्तों, बात ऐसी है घर जैसी है, बात ऐसी है घर जैसी है, बात ऐसी है घर जैसी। क्वेश्चन करते, 500 ग्राम, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 5 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित हो, उपस्थित हो तो पीपीएम में सांद्रता होगी। तो पीपीएम के पदों में सांद्रता होगी तो भैया क्या दिक्कत है? ओ हो, क्या दिक्कत है? 500 ग्राम ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, पीपीएम में सांद्रता पूछ रहा है, तो अगर ग्राम ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में भार को ग्राम में भार से डिवाइड कर देंगे। आयतन आयतन देता तो आयतन को आयतन से डिवाइड करते, भार और आयतन देता तो भार को आयतन से डिवाइड करते, कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर पीपीएम के पदों में हमें सांद्रता मिल जाएगी। फ्लोराइड आयन की मात्रा टोटल विलियन का काम करेगा हमारे टूथपेस्ट, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह होते हैं ना, ये विलायक का काम कर रहा है, विलियन का काम कर रहा है। इसमें क्या है, 5 ग्राम मेरे पास फ्लोराइड है, तो यहां पर 5 ग्राम, 5 विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा 500 ग्राम, इनटू में आ जाएगा 1000, तो ये कितनी बार कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 10 ppm। अच्छा 10 की घात 6 भी तो आएगा, गुणा 10 की घात 6, गुणा 10 की घात 6। ओह सॉरी, आई मेड मिस्टेक, यहां पर देखो दोबारा से इसको, हाँ जी, ग्राम में मात्रा 5, अणुभार विलायक विलियन का कितना है 500 ग्राम, इनटू में 10 की घात 6 आता था, 10 की घात 6 आता था, क्लियर है मामला। ओके, 10 की घात 6 आता था, 5 से ये कट जाएगा 100 बार, और 100 से ये कट जाएगा बेटा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 की घात 4 बच जाए। क्या क्लियर है मामला? 10 की घात 4 पी, बोलो, अरे बोलो बोलो, समझ में आया क्या? 500 ग्राम में 5 ग्राम ये है, अति तनु विलियनों के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाए। डन, तो ये भी हमने देख लिया। और अपने कमेंट बॉक्स में बेटा ये जरूर लिखिएगा आप किस बोर्ड से, हैशटैग यूपी बोर्ड, हैशटैग राजस्थान बोर्ड, हैशटैग आप एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, आरबीएससी, सब बोर्ड्स के बच्चों के लिए यहां पर ये चल रहा है, ठीक है। तो आइए, सबका बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। ओके, और यहां पर सुबह चलती है बेटा आपकी योद्धा सीरीज वाली क्लास 10 बजे, बायोलॉजी 12 बजे अल्टरनेट फिजिक्स केमिस्ट्री चलती है, शाम को रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी चलती है, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और आपका अगर ये ही जोश बना रहा बेटा तो हम आपके लिए लाइव भी आएंगे,
ठीक है, और अच्छे से यहाँ पर सारी बातें आपको सिखाएंगे, क्योंकि बुलडोजर सीरीज जो चल रही है भैया हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने यहाँ पर भौकाली बच्चों के लिए। अब इसके बाद आगे मोल प्रभाज अब हम पढ़ते हैं। अब बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल प्रभाज को और नामों से भी जाना जाता है, मोल प्रभाज को और नामों से भी जाना जाता है। मोल प्रभाज को मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं, या मोल अंश भी कहते हैं। मोल भिन्न भी कहते हैं या मोल अंश भी कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं या फिर मोल अंश भी कहते हैं। समझ में आया क्या? और इसको कैपिटल एक्स से दर्शा, कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं, ऐसे दर्शा। तो अब भैया मोल प्रभाज क्या होता है? तो मोल प्रभाज भैया कोई विलयन है या कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में, उस मिश्रण में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात ही कहलाता है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज नथिंग बट स्वयं के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, अगर आप किसी के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहते हैं, कोई भी मिश्रण है, मोल प्रभाज अगर हम ज्ञात करेंगे बेटा, मोल प्रभाज x का मान ज्ञात करेंगे तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, स्वयं के मोल बटे में आ जाएगा कुल मोल। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? मोल प्रभाज आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि देखिए ध्यान से, मेरे पास ये एक विलयन है, इस विलयन के अंदर ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर मैंने विलेय मिला रखा है, विलेय के मोल मैंने ले रखे हैं बेटा NB, और इसके अंदर विलायक है, विलायक और विलेय मिलकर के विलयन बना रहे हैं, इसके मोल है Na। ओके, तो अगर मैं यहां पर विलेय के मोल, विलायक के मोल प्रभाज लिखना चाहूं, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज अगर मैं लिखना, तो विलायक क्या है मेरा A, तो इसके मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे XA। स्वयं के मोल, स्वयं के मोल Na, कुल मोल Na प्लस NB। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, स्वयं के मोल बटे कुल मोल, स्वयं के मोल कितने Na, टोटल मोल विलियन में क्या हो जाएगा Na प्लस NB हो जाएगा। समझ में आया ना? अरे बोलो ना यार, नहीं आया रसगुल्लो? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो दिल के अंदर बढ़िया बैठ रहा है, समझ में आ रहा है? अगला विलेय के मोल, विलेय के मोल प्रभाज। तो अगर हम बात करें भैया यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज के बारे में, तो विलेय को तो 20 से रिप्रेजेंट करते हैं सर, यहाँ पर स्वयं के मोल B है, टोटल मोल Na प्लस NB है। ओए होए मजे ही मजे, क्या मजे ही मजे, ओए ओए मजे ही मजे। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर विलेय के मोल भी आ गए, टोटल मोल, विलायक के मोल भी आ गए, मोल प्रभाज भी आ गए। अच्छा, अगली बात देखो ध्यान से, काम की बात ध्यान से देखो, एक और बात, मिश्रण में ये दोनों ही चीजें हैं भाई। हमने विलायक विलयन बनाया, विलयन भी तो एक मिश्रण ही है, विलेय और विलायक का। अब मिश्रण में ये दोनों चीजें हैं, तो यहां पर A भी है और B भी है। तो अगर मैं कुल मोल प्रभाज निकालूं, मिश्रण के कुल मोल प्रभाज, तो XA प्लस एक्स भी करेंगे, XA प्लस एक्स भी करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लोगे आंसर एक आए। देखो ध्यान से, कुल मोल, कुल मोल प्रभाज, मिश्रण के, मिश्रण में कुल मोल प्रभाज, मोल प्रभाज XA प्लस एक्स भी, XA प्लस एक्स भी, XA का मान क्या आएगा Na अपॉन Na प्लस NB, और यहां पर क्या आएगा NB अपॉन में Na प्लस NB। तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, Na प्लस NB, ऊपर Na प्लस NB का भाग लगाएंगे, Na प्लस एक बार, एक से ऊपर गुणा कर दो, एक आ जाए, Na आ जाएगा, यहाँ NB आ जाएगा। तो जो ऊपर है क्या वही नीचे है क्या, कट जाएगा एक। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि XA प्लस XB का योग एक आता है,
एक आता है। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, यहां से आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या होता है? वो स्टेटमेंट ये होता है कि आप किसी भी मिश्रण में मोल प्रभाजों का योग निकालो, सदैव एक आए। मिश्रण में 2 घटक है, तब भी दोनों के मोल प्रभाजों का योग एक आएगा। 3 है, तीनों के मोल प्रभाजों का योग एक आएगा। 4 है, चारों के मोल प्रभाजों का योग एक आएगा। दोनों मिलकर के वो एक विलेन बना। टीम इंडिया में 11 प्लेयर है, 11 मिलकर के एक टीम बन रही, सबका योगदान एक काउंट किया, हम सब एक है, हम साथ साथ, ठीक है, ओके। तो यहां पर मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग, मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। क्या ये बात समझ में आई क्या बेटा? बढ़िया से अच्छे से देख लेना, एकदम चीजें क्लियर कर लेना, ठीक है क्या मामला? एकदम क्लियर है मामला, एकदम सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से है। ओके जी, ओके डन। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गई क्या? अच्छे से क्लियर हो गई क्या? तो इस बात को बढ़िया से अच्छे से आपको समझना है। तो मोल प्रभाज कर लिया, मोल प्रभाज कर लिया। अब यहां पर आगे आपको मैं बताऊं, तो यहां पर अगर आप में से कोई बच्चा आगे चल करके अनअकैडमी पर नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, नीट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो आपके लिए अनअकैडमी पर बेटा 5,999 में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन में आने वाले सब बैच का आपको एक्सेस दिया जाएगा बढ़िया से अच्छे। तो आप इसमें आए, बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया से। यहां पर अगर रिनीट होता है तो अब वैसे तो रिनीट होगा नहीं, ठीक है, तो आप बढ़िया से अब यहां पर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और यहां पर देखो ध्यान से, अनअकैडमी पर अभी चल रहा है बेटा फिनिक्स 3.0 बैच। फिनिक्स 3.0 बैच के अंदर आप आ सकते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चल रहा है कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए निम्बस 2.0, ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, और ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए। तो बढ़िया से आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया से अच्छे से। नीचे लिंक दे रखे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बढ़िया से। अगर आपको कोर्स लेना हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये सारी बातें आई होप आपको कैसी लगी बच्चों, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।